हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। और आज हम करने वाले अपने अगले नए बेहतरीन शानदार से चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर वो चैप्टर है ना जो बेस है किसका सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये नाम आप तब सुने होंगे, मतलब आपके जो बड़े भाई लोग हैं, ट्वेल्थ में है, ट्वेल्थ के बाद कभी बोलते हुए सुनेंगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। वो इसलिए हार्ड लगता है बहुत लोगों को क्योंकि उनका बेस तैयार नहीं होता। ये चैप्टर, इसके बाद 11th में कुछ बेसिक चैप्टर हैं, अगर वो आप नहीं लेके चलेंगे साथ में, कह लो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, या कह लो आपका दिमाग यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये सीखते हुए चलेंगे आप, तो बहुत ही ईजी होने वाला है आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसको ईजी करिए। अब बहुत लोग कह रहे हैं सर 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। भाई पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अगर पढ़ना है, समझना है, बाद में ये नहीं कहना टीचर नहीं समझा पा रहा है, तो उसकी गलती नहीं होती भाई। वो ये समझ के पढ़ाता है कि आप पढ़ के आए होंगे क्लास 10th में, क्लास 11th में, तो आपको समझा पाएगा, नहीं तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ और आपको समझाऊंगा कार्बोनेट्स कंपाउंड बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है और क्या करना है, कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। आज का थीम यार सिर्फ कार्बन है, मतलब इस कंपाउंड के ऊपर बात करेंगे, इसके आगे हम चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आज लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर, ऐसा कुछ सीन नहीं है। आज हम सिर्फ कार्बन के बारे में बात करें, आज हमारा थीम कार्बन है। यार कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, इतना तो पता ही है, इट्स अ नॉन मेटल। हर एक चीज बात करेंगे, ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, मेटल, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव है। वो लैटिन वर्ड पता है क्या, कार्बो। इसका मतलब होता है कोयला। कोयला सुने, हाँ वही जो ठंडी अभी गई है, बहुत लोग कोयला ताप रहे थे, कौड़ा ताप रहे थे, जो भी आपकी भाषा में बोलते हैं, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं। ठीक है, तो ठंडी महीना बहुत मजा आता है, कोयला। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं भैया मतलब कार्बो से ये डिफाइन हुआ, तो इसका सेंस ऐसा मतलब बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है किताब में, तो मैं बता देता हूँ। क्या देखो यार, जो कोयला होता है ना, उसका जो 90% कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन होता है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोयला इज कार्बन। तो यहाँ से ऐसा सीन है कि कार्बो मतलब कोयला, और उसी से हमने बना दिया कार्बन। हमने क्या, इंसान है, कुछ भी बना दिया। कार्बन यार हमारी जो एटमॉस्फेयर कह लो, हमारे अर्थ क्रस्ट में कह लो, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक है, अब कम मात्रा में पाया जाता है, मतलब अगर ऐसे से बताऊं तो ये जो है ना कार्बन 0.02% पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जानते हैं, नहीं सर, मिनरल्स यार कोल, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह। स्पेलिंग गलत हो सकती है, नहीं नहीं नहीं, सही करना है, कोल, पेट्रोलियम, और भी है कुछ, यही सब 0.02% पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम। और एटमॉस्फेयर की बात करूं तो 0.03% इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म नहीं, कह लो इन द फॉर्म ऑफ CO2। CO2 गैस पूरा, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, इन एटमॉस्फेयर। दिख रहा है, दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो सीखेंगे कैसे। कार्बन नॉन मेटल है, लैटिन वर्ड से डिफाइन है कार्बो, जिसका मतलब कोयला होता है, और ये 0.02% मतलब पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, कह लो इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। और एटमॉस्फेयर की बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म। अब यार इतना कम होने के बावजूद भी जो कार्बन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अब आपके दिमाग में है सर क्या ही करता होगा कार्बन, है ना, हम तो कोयला खाते नहीं हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं कि हमारी पूरी शरीर ही कार्बन कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, लिविंग थिंग, प्लांट, एनिमल जो है, वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिलकर ही बने हैं, जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं सर, कार्बन बेस्ड कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत मतलब जो भी, और इसके बाद जितने भी चीज़ें हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं यार, कुछ भी कह लो, जैसे मैं बताऊं तो
जैसे हो गया पल्सेस, टी, कुछ भी ले लो, चॉक, ब्लैक बोर्ड, मोबाइल, सब हर जगह कहीं ना कहीं कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है। मोबाइल में होगा कि नहीं, होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं, पल्सेस, टी वगैरह, सब में हमें क्या देखने को मिलता है? कार्बन कंपाउंड। अब आपके दिमाग में है सर ये कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट तो है, पर कैसे मान लें? मतलब अब देखो यार, इसका एक सिंपल सा ट्रिक कह लो या एक्सपेरिमेंट कह लो। आपको कैसे पता चलेगा कि जो फॉलोइंग सब्सटेंस हमारे पास है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है? यही तो जानना चाह रहे हैं ना? जी सर। तो करना क्या है यार, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक मतलब वो कंपाउंड लेना है और उसको आग लगा देनी है। कंपाउंड लीजिए, आग लगा दीजिए भाई, माचिस से मत लगाइए, बढ़िया से आग लगाइए, उसको जलना चाहिए। जलने के बाद उसके बाद जो उसका धुआं निकल रहा होगा, उसके सामने आप लाइए लाइम वाटर, चूना, पानी और चूना मिला दीजिए, CaO और वाटर। याद है आपको रिएक्शन COH का होल ट्वाइस, चैप्टर 1। सर कहाँ का हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं अच्छा इधर आ जाओ, लाइम वाटर बस ध्यान रखो। लाइम वाटर जो है, अब उस धुएं के सामने अगर आप लाएंगे तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। मिल्की मतलब दूध जैसा। दूध पीते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, हॉर्लिक्स डाल के, है ना तो जब लेके आएंगे तो मिल्की हो जाएगा। इससे मतलब क्या था सर? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की तभी होता है जब वो जो धुआं था अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। अब सीन क्या था यार? सिंपल सी बात है कि वो जो हमने मान लीजिए ये रहा हमारा वो सब्सटेंस, ठीक है, हमने लगाई आग, हमने लगाई आग, आग कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, हमने आग लगाई, इसमें से निकले धुआं, ये धुआं निकला। अब धुआं के पास हमने ले आया लाइम वाटर, ये है लाइम वाटर। अगर ये कार्बन, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट था, तो जैसे हम जलाएंगे इसके अंदर से कार्बन निकलेगा। कार्बन निकलने के बाद एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के पास जाता है तो वो उसको मिल्की बना देता है। दैट्स वाई एक्सपेरिमेंट ऐसे काम करता है। तो अगर आपको कहीं उत्सुकता हो कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, सॉरी कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं, तो आपको क्या करना है? उसको जला दे यार। हर चीज़ को जलाने मत लगना, पता चले नोट ही जला रहे हैं। सर मोबाइल जला के देखते हैं इसमें से निकलेगा कि नहीं, है ना। इसके चक्कर में पता चला कि पिताजी ने लाठी उठा ली, तो ठीक है, पढ़ने के लिए दिए मोबाइल, कुछ लोग तो इंस्टाग्राम चलाते हैं सर सच्चाई क्यों बोल रहे हैं? अरे चलिए ठीक है, निकल जाता है। तो कार्बन का जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, ठीक है, आगे चलें। अब हम कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन कह लो, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, अब तक का इंट्रोडक्शन हो गया, अब अंदर चलते हैं। तो देखो यार, जो कार्बन है ना वो नॉन मेटल, इतना पता चला। हाँ सर। अब इसकी कार्बन जो है वो हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड सुना है? और देखिए इसीलिए मैं कह रहा था पिछला लेक्चर देख के आइए, ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी कंडीशन क्या है यार? ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है? एक अगर मैं आप पिछला लेक्चर पढ़ के आए हैं तो सिंपली मैं बोल दूंगा कि भैया कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। मैंने क्या कहा? ये एक नॉन मेटल है। और हमने बताया कि नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके सर। अब देखो सुनो, वो तो मैं ऐसे बोल दिया क्योंकि आप अगर पढ़ के आए तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो समझने की कोशिश कीजिए। कार्बन का अगर मैं एटॉमिक नंबर लिखूं तो कितना होता है सर? 6। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, याद कर लीजिए अभी से। कितना होता है? 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा सर? 2 4। 2 4 सही से लिख दें, सही से। देखिए ऑर्डर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने आपको एक लाइन बोली थी, याद है कि नहीं? एवरी थिंग्स इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू बी स्टेबल। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, सबके लिए स्टेबिलिटी का मतलब अलग अलग है, पर सब लोग स्टेबल होना ही चाहते हैं। तो इस यूनिवर्स में एक कार्बन भी हमारा आता है भैया, उसको भी क्या होना है? स्टेबल होना है, ठीक है। और किसी महापुरुष ने बताया था, वो कोई भी थे, मुझसे पता नहीं है,
उन्होंने कहा था कि एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, है ना सर? बिल्कुल। यहाँ पर इसके पास 4 ही है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कार्बन स्टेबल नहीं है। अब वो स्टेबिलिटी करने के लिए क्या करेगा? अब इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से पा जाए, या तो वो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो निकाल दे, तो इसका डुप्लेट आ जाएगा। डुप्लेट आपको याद है? डुप्लेट पहले सेल में अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो 2 से ज़्यादा हो नहीं पाते हैं, तो 2 होने के, अगर 2 है वही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 2 हो जाते हैं तो स्टेबल माना जाता है। जैसे हमारा हीलियम है, हीलियम इनर्ट गैस है, तो उसमें 2 डुप्लेट कंप्लीट है उसका, ठीक है, बाकी का ऑक्टेट होता है। तो यहाँ पर अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, जो कार्बन होता है बहुत स्मॉल साइज का होता है, वेरी स्मॉल साइज। एक एक चीज़ें ध्यान से सुनिए भैया, थोड़ा सा कंफ्यूजन और बात फंस जाएगी। तो मैंने कहा कार्बन जो है बहुत स्मॉल साइज का होता है। स्मॉल साइज मतलब ये देखो, कार्बन आइटम और ये रहा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये कार्बन। यहाँ पर है हमारे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा भैया कि ये कह रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, डुप्लेट कंप्लीट कर लो। इसका साइज छोटा होने के नाते जो हमारा न्यूक्लियस है ना और इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बहुत कम है, दूरी बहुत कम है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव का है सीन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन लग रहा है यहाँ पर। अब चूंकि साइज छोटा है तो ये दोनों पास है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब बना हुआ है तो ईजिली तो ये नहीं निकाल सकते ना भैया, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो पॉसिबल नहीं। तो पहला सीन क्या कि जो कह रहे थे कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो निकाल दो तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो तो फेल हो गया, वो नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या सर, वो कह रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से पा जाओ, और इतना अमीर कौन बैठा है जो 4 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा? है कोई? हेंस इसके पास बस एक ही बचता है, क्या सर? हमें क्या करना है? शेयरिंग करना है। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना सर? बिल्कुल सर। अब अपने ही जैसे किसी के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, जाएंगे शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करने की वजह से इनका कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखो यार, एक चीज याद रखिएगा, भले कोवलेंट बॉन्ड बनता है बट वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। और इसका सिंपल सा है, क्या सर? बिकॉज स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, बिकॉज ड्यू टू लिख दो, नहीं सही लगेगा, ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यार सिंपल सी बात है, जब स्मॉल साइज होता है ना तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होते हैं, तो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है तो यार समझ जाओ स्ट्रॉन्गलेस बॉन्ड है, मतलब ये न्यूक्लियस करीब है। यहाँ पर एक और एटम ले आऊँ मैं, एक और एटम आ गया जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है। अब इसका न्यूक्लियस भी तो इसको अट्रैक्ट कर देगा ना, तो जितना छोटा साइज होगा वो उतनी दूर तक न्यूक्लियस उसका अपना अट्रैक्शन दिखा पाएगा। तो ऐसा सीन होता है यहाँ पर कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, समझ में आया? और मैंने इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारा कार्बन है वो एक टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट क्या होता है सर? ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 4 हो। वैलेंसी कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं उसके द्वारा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब यहां पर 4 ही चाहिए, क्योंकि इसको 8 करना है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो अभी 4 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, हेंस इट इज अ टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट एलिमेंट, स्पीसीज जो भी बोलो। धीरे धीरे प्रॉपर्टी आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैंने क्या कहा, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इसकी वैलेंसी 4 होती है। आगे चले, सब कुछ ध्यान से लिखिए, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दो, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है सर? कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कार्बन को नहीं मिटा सकते हैं। अगला देखिए, थोड़ा सा मिट गया यार, चलो कोई नहीं। अगली बात ये है सर,
कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक हैव एन अमेजिंग प्रॉपर्टी, हैव एन अमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है सर? मतलब कार्बन कार्बन से अटैच होना, ठीक है। अब कार्बन कार्बन से अटैच होते हैं, इसको एक नाम और से जानते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन को और बोलते हैं कैटेनेशन। आप सोच रहे हैं कि सर कार्बन कार्बन अटैच होता है, तो ये तो बहुत सारे एलिमेंट एक दूसरे से अटैच, Cl2 बन गया मॉलिक्यूल्स गैस फॉर्म में, तो यार वो गैस हैं जो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट आपका संदेह सही है कि बहुत सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट मतलब का खुद से कंबाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे हद तक होता है यहाँ पर सेल्फ कॉम्बिनेशन जो किसी में देखने को नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन का जो लॉन्ग चेन बनाता है कार्बन ना, वो 100 कार्बन का बन जाता है। 100 कार्बन, सोचो कार्बन कार्बन अटैचमेंट 100 कार्बन तक देखने को मिल जाता है। और इतना ज़्यादा लॉन्ग चेंज होने के नाते, और अभी हमने पढ़ा कि कार्बन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होता है। जो कि यार सोचो, खुद सोचो, बहुत ज़्यादा लंबा चेन है, कहते हैं बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लॉन्ग चेंज है, बट एक्सेप्शनली क्या होता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वीक कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के चलते एक्सेप्शनली स्टेबल रहते हैं ये लॉन्ग चेन कार्बन जो बनता है, कार्बन कंपाउंड। कार्बन कार्बन से सेल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था कि कार्बन कार्बन से अटैच हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन से अटैच करते करते बहुत लंबी चेन बना लेता है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होते हैं, ठीक है। उसका यूज ज़्यादातर दिया नहीं था, बट ऐसे ही समझिए। आपको बस इतना याद रखना है कि कार्बन की जो कैटेनेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, ऐसे एक्सटिंक्ट तक हद से ज़्यादा है, ऐसे हद तक है जो अभी तक कोई भी एलिमेंट नहीं दिखा पाए। थोड़ा सा दिखाता है, दैट इज सिलिकन। सिलिकन है हमारा, सिलिकन जानते हैं ना, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी सेल्फ कॉम्बिनेशन दिखाता है, बट इसकी हद बहुत कम है, इसकी हद बहुत कम है, 8 to 9 एटम, बस इतना होता है। ये 100, ये 8 to 9, ठीक है। अब यहाँ पर 8 to 9 मान लो, चलो कर भी लिए, 10 तक 10 कर लिए, बट यहाँ सीन क्या होता है, ये स्टेबल नहीं होते। यहाँ तो ये क्या होता है, स्टेबल लॉन्ग चेन कार्बन स्टेबल, बट यहाँ पर अनस्टेबल। इसका सीन सिंपल सी बात है यार, मैंने कहा ना, यहाँ पर तो स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड है, बट यहाँ पर ऐसा सीन नहीं होता। वहाँ पर साइज छोटे होने के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, बट यहाँ पर साइज सिलिकन की बड़ी होती है। सिलिकन की साइज बड़ी होने के नाते जो कोवलेंट बॉन्ड ये फॉर्म करता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, वीक बॉन्ड होता है, दैट्स वाई अनस्टेबल। इसके जो लॉन्ग चेन बनाता है ये सिलिकन 8 से 9 एटम का, वो स्टेबल नहीं होता है ड्यू टू वीक बॉन्ड, ठीक, समझ में आया? आगे चलें, अगली प्रॉपर्टी, आगे चलते हैं। अब हम कार्बन के अकरेंस की बात करते हैं। अकरेंस तो बहुत आसान है, देखो कार्बन का अकरेंस की बात करूं तो कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। वो दोनों स्टेट फ्री स्टेट में पाया जाता है अपने फिजिकल फॉर्म में, इतना तो पता ही होगा। फ्री स्टेट में पहला पाया जाता है, वो क्या है सर, दो है, अभी एक और निकल गया है, बट ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरेंस, ये इसका फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट। अब इसको एक और नाम से जानते हैं, ये मैंने फ्री स्टेट बोल दिया ना कि कार्बन का अकरेंस जो होता है, ये मैंने अकरेंस की बात की, ये मैंने अकरेंस की बात की है। तो कार्बन ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेंस, इसका नाम पूरा लिख देता हूँ, बकमिंस्टर फुलरेंस। पाते हैं इन तीनों को कार्बन के एलोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। ये क्या होता है सर, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इस नाम पे मत जाओ यार, मैं इसके लिए अलग सिनोनिम्स बताता हूँ। एलोट्रॉप्स का मतलब फिजिकल फॉर्म, किसी भी एलिमेंट के फिजिकल फॉर्म को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एक नया वर्ड है, कीवर्ड है एलोट्रॉप, बट आप ऐसे याद रखिए फिजिकल फॉर्म, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कोई भी एलिमेंट है उसके फिजिकल फॉर्म ये हैं, तो वो उसके क्या होंगे, एलोट्रॉप्स।
दैट्स। तो यहाँ पर कार्बन की फिजिकल फॉर्म है ग्रेफाइट डायमंड बकमिस्टर। फिजिकल फॉर्म मतलब हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट फिजिकल, समझ में आया? ओके सर। ग्रेफाइट डायमंड बकमिस्टर फ्लोरेंस। यहाँ पर अगर ग्रेफाइट डायमंड बकमिस्टर फ्लोरेंस की अब अलग से बात करूँ तो उसके लिए अलग से मैं बताता हूँ। फिलहाल इतना नोट कर लीजिए कि अकरेंस में पहला तो फ्री स्टेट में पाया जाता है, दूसरा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में भी हमारे कार्बन पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में बात करूँ तो जैसे यार हमारे वो हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, ठीक है, कंबाइंड स्टेट। और हमने पढ़ा मिनरल्स तो याद ही आपको, कौन कौन भैया, कोल, पेट्रोलियम, ये सब कंबाइंड स्टेट्स। ये फ्री स्टेट और ये फ्री स्टेट, समझ में आया? बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको अब तक मेरे हिसाब से पता भी होंगी। अभी आप समझ रहे होंगे सर इसमें तो कुछ हार्ड नहीं दिखा। हाँ यार, अगर धीरे धीरे आप चल रहे हैं, कोई चीज़ समझ रहे हैं तो हार्ड नहीं होता। आराम आराम से आप चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, ठीक है सर। चलें आगे चलते हैं। हम ग्रेफाइट डायमंड बकमिस्टर फ्लोरेंस को एक एक साथ लेते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी की बात करूँ बकमिस्टर फ्लोरेंस की, तो ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया अभी, तो इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसको हवालात में लिए हुए अभी इसके ऊपर पूछताछ चल रही है। पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। पूरी जानकारी प्राप्त होते ही हम आपको बिल्कुल बता देंगे, ठीक है सर। आगे चलें, ग्रेफाइट एंड डायमंड की बात करते हैं। मिटा दूँ, चलिए। तो यार मैंने क्या था, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट एंड डायमंड यार एक दूसरे के अपोजिट है। ग्रेफाइट, डायमंड। ग्रेफाइट मेड अप ऑफ कार्बन, मेड अप ऑफ कार्बन। सेम भैया, कार्बन का फिजिकल फॉर्म है तो सीन तो सेम ही रहेगा, मेड अप ऑफ कार्बन। सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन टच। यहां पर हार्डेस्ट, सॉरी बच्चे की लोग ही जान क्या सर, हार्डेस्ट नोन सबस्टेंस, अब तक का अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस डायमंड ही है भैया। सॉफ्ट, हार्डेस्ट। धीरे धीरे आपके सवाल में उठेगी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। धीरे धीरे सवाल उठ रहा होगा मन में, दैट्स वाई सर। क्या उठ रहा होगा दिमाग में सर? यही ना कि यार दोनों ही चीजें एक ही चीज से मिलकर बनी हुई है, व्हाट इज कार्बन एंड कार्बन, बट एक दूसरे के अपोजिट है। ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। अब आपके दिमाग में सर उन्होंने कैसे पता किया होगा कि ये कार्बन से ही मिलके बने हैं? बहुत सिंपल बात है यार, इसको भी जलाया, इसको भी जलाया, जलाने के बाद क्या हुआ, इसमें भी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकला और बचा कुछ नहीं। इसमें भी वही सीन हुआ। तो हमें तो यही पता चला ना भाई कि इसमें ये भी कार्बन से मिलके बना था, ये भी कार्बन से मिलके बना था। अब दोनों चीजें अगर कार्बन से ही मिलके बनी हैं तो प्रॉपर्टी इतनी अपोजिट क्यों? उसका मेन कारण था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट। क्या सर? अगर ग्रेफाइट की बात करूं तो यहां पर वन कार्बन इज अटैच टू 3 कार्बन एटम। यहां पर 1 कार्बन अटैच टू 4 कार्बन एटम। हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं ये लोग, इसका स्ट्रक्चर। यहां पर टेट्राहेड्रॉन बनता है। सर ठीक है, आपने कहा ठीक है, एक कार्बन से यहां पर 3 अटैच होते हैं, 3 कार्बन एटम, यहां 1 से 4 अटैच होते हैं, तो इससे ये प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे हो गई? थोड़ा सा समझिए बस, फोकस इधर। अबे इधर देखो। तो यहां पर देखो, एक कार्बन से 4,
कार्बन की वैलेंसी 4, तो चारों अटैच हो गए, और चारों अटैच होने के बाद कार्बन की एक भी वैलेंसी फ्री नहीं है, यानी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भैया, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, है कि नहीं? पहली बात समझ में आई। यहां पर सीन क्या है, एक वैलेंसी फ्री है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, आराम से होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कराता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, हाँ सर, फ्री पर 4 वैलेंसी 3 कंप्लीट हुई, एक बचा ना, तो एक फ्री होता है। और उसी की वजह से ये चारों कंप्लीटली पैक्ड होने की वजह से, और अभी मैंने कहा कि कार्बन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ये चीज यहाँ भी लागू लागू होंगी। ये तो कार्बन विदेश के नहीं है, विदेश के भी हो तो वो भी क्या, मतलब दूसरे प्लानिट के तो है नहीं, पता नहीं वहाँ क्या सीन चल रहा है। यहाँ भी वही कार्बन है, और चूंकि कार्बन यही है तो इसका मतलब कि ये भी स्मॉल साइज के होंगे। इनके द्वारा भी जो कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड बनाया गया होगा वो भी बहुत स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर ऐसे होने की वजह से ये रिजिड हो जाता है और बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट हो जाता है। पर यहाँ पर वैलेंसी फ्री होने की वजह से ये एक दूसरे के समझ लो ऐसे स्लिप कर जाते हैं, और स्लिप करने की वजह से इसका सॉफ्ट और स्लिपरी इन टच हो जाता है, और वो एक वैलेंसी फ्री होने की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है हमारा ये ग्रेफाइट। अब इसके बहुत सारे यूज है भाई। डायमंड डायमंड तो जानते ही हैं, ठीक है। डायमंड अब मैं इसे यूज बता दे रहा हूँ, लिखता नहीं हूँ। डायमंड की यूज बहुत ज़्यादा है, जैसे देखो डायमंड तो आपने ज्वेलरी में यूज कर ली। अब डायमंड भी दो प्रकार के होते हैं भाई, डायमंड दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सी बात है। एक आर्टिफिशियल, एक हमारे पास नेचुरल। अब एक बात बताऊं, जो आर्टिफिशियल डायमंड है ना, उसको हम कैसे बनता है, कार्बन को हाई टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में किसी तरीके से क्रिएट करते हैं तो सिंथेटिक डायमंड बनता है। सिंथेटिक डायमंड जो होता है ना, वो कह लो कि उससे कम मूल्यवान होता है नेचुरल से, बट देखने में दोनों एकदम इनडिस्टिंग्यूबल होते हैं, मतलब आप पहचान नहीं पाएंगे कौन असली है कौन नकली। ठीक है, आपके दिमाग में आता है सब। मैं खुद सोचता था भाई, जब मुझे पता चला कि यार डायमंड का यूज होता है ग्लास को कट करने में, तो इसका मतलब जो जो ग्लास की दुकान पे काम करते हैं उनके पास डायमंड होता होगा, तो फिर वो दुकान पे काम क्यों कर रहे हैं? उनको डायमंड बेच के अमीर हो जाना चाहिए, है ना? मेरे दिमाग में यही आता था, पता नहीं आपके दिमाग में आता है कि नहीं, अब मेरे को बताना हो। ग्लास कटिंग यूज होती है डायमंड की, पर वो डायमंड ज्वेलरी बनाने में काम नहीं आता है, क्योंकि भाई दोनों में डिफरेंस है। नेचुरल नेचुरल है, सिंथेटिक सिंथेटिक है, ठीक है। भले ही दोनों में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, बट जो मेन ज्वेलरी बनाता है वो तो डिस्टिंग्विश कर लेगा ना भाई। उससे आगे तो कहे ऐसा है कि हम राम खिलावन गैंग से हैं और ये डायमंड हमें बेचना है, ये सिंथेटिक है, भाई हमको बताओ मत, हमें पता है, भाग जाओ, सिक्योरिटी से भगा देगा भाई। तो सीन ऐसा ही है कि वो ग्लास कट कर रहे हैं, वो बात की बात है उनकी, जो भी चल रहा हो सिचुएशन, लेकिन अब उससे अमीर नहीं हो सकते। वो ग्लास कटिंग में निपुण है, वो ग्लास कटिंग करें, उससे आप अमीर नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर आपने देखा, सीन देखा। ग्रेफाइट का यार यूज बता दूं, तो ग्रेफाइट का यूज होता है ग्रीस, आपने देखा होगा, ग्रीस में होता है, लुब्रिकेंट ऑयल में होता है। और आप जो पेंसिल पेंसिल तो यूज नहीं कर रहे होंगे, है ना? थोड़ा करा कीजिए, बहुत लोग बोलते हैं आप पेंसिल नहीं यूज करते हैं, पेंसिल यूज करो यार थोड़ा, ठीक है, उसको लुप्त मत होने दो। एक चीज़ रहेगी हमारे पास कि हाँ सर, कभी तो ऐसा चीज़ होता था कि हमारी पेंसिल ख़त्म नहीं होती थी लेकिन गायब हो जाती थी। ठीक है, तो उसको रखिए, बिल्कुल यूज कीजिए। उसका लीड जो होता है उसमें भी ग्रेफाइट प्लस क्ले को मिला के ही वो लीड बनती है, जिससे आप लिखते थे कि नर्सरी पढ़े हैं कि नहीं, नर्सरी में। तो ये सब हो गया सीन, ठीक है। आज के लिए मैं कहूँगा बस इतना ही। आज हमने कार्बन का थीम रखा, कार्बन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की, ज़्यादा चर्चा नहीं की होगी आई थिंक सो। बट अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि अगर इस चैप्टर का लेक्चर नोट आपको मिल जाएगा बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए और उसको नोट्स कॉपी में बढ़िया बनाइए। ये नहीं कि डाउनलोड कर लिए हैं तो ठीक है सर, हमारे मोबाइल में है, हम प्रो हैं, हम पढ़ते रहेंगे। यार हमें पता है मोबाइल में पढ़ाई नहीं होती है, आप वीडियो देख ले रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, बट स्टिल उसको कॉपी में लिखिए, बहुत अच्छे तरीके से लिखिए। फूल पत्ती जो भी दिमाग में आ रहा है या फिर अपने हिसाब से उसको रफली लिखना चाह रहे हैं, बट लिखिए कि आपके पास रहे। और मैंने एक बात कही है हमेशा, दैट बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। जितना आप लिखेंगे ना उतना आपके दिमाग में बैठता रहेगा हर एक चीज़ें।
मेरे टीचर थे, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ता था, तो नेमिंग रिएक्शन बहुत लोगों को याद नहीं होता। असल में कहते हैं रटने वाली चीज़ है। जहाँ पर रटने की बात हो उसे लिख के रटा जाए तो और भी अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं रटा हुआ भूल जाता है, बट लिखा हुआ नहीं भूलेगा। ये है कुछ साइंटिफिक रीजन। अब मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ जो आपको बता दूँ, बट स्टिल ये चीज़ें जो हैं ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मेरे टीचर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी एज इतनी नहीं हुई है कि मैं आपको एक्सपीरियंस दे पाऊँ ना। मुझे खुद अभी मिला है, अभी तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यार तब तक के लिए आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय।